वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भाग 3 का आपके साथ डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग पूरे ध्यान के साथ इसे सुनेंगे और समझेंगे। आज का जो पाठ प्रत्यय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत कहाँ स्थित करता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, भारत की क्या पोजीशन है, भारत को क्या पोजीशन मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ में। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अब एक ध्रुवीय विश्व बन गया है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, सबसे ज्यादा धनी देश है। तो ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका होगी, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा, तो इसका भी हम अध्ययन आज इसमें करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 साल पूरे होने पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष सितंबर 2005 में सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठे हुए। ठीक है, जब इसके 60 साल पूरे हो गए तो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है सितंबर 2005 में सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा हुई, जो परिस्थितियां आजकल हैं उसकी, और बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्न कदम उठाने का फैसला किया गया। यानी परिवेश काफी बदल गया है। शुरुआत में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो 51 देश सदस्य थे, आज 193 देश सदस्य हैं। पहले ज्यादातर सब जो विकसित देश थे वही सदस्य थे, आजकल विकासशील देशों की संख्या ज्यादा है। तो इसको प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाए, इस पर भी विचार विमर्श हुआ। तो इसमें जो विचार आए वो क्या क्या थे। शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए, एक ऐसा आयोग बने जो शांति स्थापना के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले और इस बात की स्वीकृति भी मिले उसे। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को, यदि किसी देश में किसी विषय के लिए अत्याचार हो रहा है नागरिकों के ऊपर, तो विश्व बिरादरी की ये जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया की ये जिम्मेदारी है कि वे इस अत्याचार को रोकने के लिए अपने ऊपर ले मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाए, जो ये देख सके कि किस किस देश के अंदर मानवाधिकारों की हानि हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो विकास का लक्ष्य है वो 1000 वर्ष का रखा जाए, सहस्राब्दी का विकास लक्ष्य रखा जाए और उसे प्राप्त करने के प्रयास किए जाए। अब देखिए, ये एक कार्टून है। इस कार्टून में एक व्यक्ति के एक हाथ में यूएन है और दूसरे हाथ में उसने युद्ध का अपना वो पंजा पहन रखा है। तो बाईं तरफ लिख रहा है, अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे, यानी यूएन की बात नहीं समझोगे, यूएन के जो प्रस्ताव हैं, शांति के प्रस्ताव हैं और उसके जितने भी विकास की बातें हैं, उनको यदि आप नहीं समझोगे तो फिर आपको युद्ध से समझाया जाएगा। तो इस तरह का इस कार्टून का संदेश है। तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। बाएं हाथ से समझाने का मतलब है आपके ऊपर युद्ध थोप दिया जाएगा और युद्ध के आधार पर आपकी बर्बादी करी जाएगी और उसमें फिर आप इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो
इसमें दोनों चीजों को रखा गया है, एक तरफ शांति के प्रस्ताव हैं और दूसरी तरफ युद्ध है। तो इन दोनों तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए, ये वो दुनिया की वो जगह है जहां पर शांति स्थापना के अभियान चलाए गए हैं और शांति निर्माण कार्यालय भी बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले माली। माली ये है, अफ्रीका का देश है। पश्चिमी सहारा ये देखो यहाँ पर है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ये यहाँ है। दारफुर यहाँ पे है। कोसोवो यहाँ है। साइप्रस यहाँ है, ये यूरोपियन कंट्री है। लेबनान ये मध्य पूर्व का कंट्री है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ये एशिया के कंट्री हैं। ठीक है, अब देखिए सीरिया ये मध्य पूर्व का देश है। मध्य एशिया ये मध्य पूर्व एशिया के देश हैं। अबेई अफ्रीकन कंट्री है। दक्षिण सूडान ये देखिए यहाँ पर है। और DR कांगो ये स्थान यहाँ है। और लाइबेरिया ये इस जगह पे अफ्रीका में है। और हैती ये कैरेबियन कंट्री है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने हस्तक्षेप किए हैं शांति अभियानों को चलाने के लिए या शांति का निर्माण करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया है और इन जगहों पर अपने शांति निर्माण कार्यालय भी बनाए हैं। अच्छा, दूसरा जो प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों में हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की जाए। आतंकवाद चाहे कैसा भी हो, आतंकवाद आतंकवाद है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, तो उन सब की निंदा की जाए और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाए। एक लोकतंत्र कोष का गठन हो, एक ऐसा कोष बनाया जाए जिसमें जो देश लोकतंत्र की व्यवस्था बना करके रखना चाहते हैं उनकी हेल्प की जाए। ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, जिसको 1994 पलाऊ के बाद में जिसको स्थगित कर दिया गया था, उसको समाप्त करने की सहमति सभी लोगों ने दी है। तो ये जब 60 वर्ष बाद सभी देशों के लोग एकत्रित हुए तो उन्होंने जो विचार विमर्श किए, उस विचार विमर्श के आधार पर ये पॉइंट निकल करके आए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बदलाव होने चाहिए। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, यानी भारत की क्या स्थिति है, भारत को क्या स्थिति मिलनी चाहिए, ये देखिए। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ ये ढांचे में बदलाव के मामले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है, जिसके लिए निम्न सुझाव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। यानी भारत का कहना है कि और दूसरे मुद्दों की अपेक्षा विकास का जो मुद्दा है उसको प्रमुख रखा जाए, क्योंकि यदि देश विकास करेंगे तो फिर उनमें झगड़े भी कम होंगे और वहाँ शांति बनी रहेगी। भारत की दूसरी बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना, विशेष रूप से सदस्य संख्या पर है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो जो 5 स्थायी देश हैं वो जब से सुरक्षा परिषद बनाया तब से लेकर के आज तक बने हुए हैं। उस समय पर सदस्यों की संख्या 51 थी, आज सदस्यों की संख्या 193 है। तो सुरक्षा परिषद की जो संरचना है उसमें बदलाव होना चाहिए, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा परिषद के सदस्य 15 ही हैं। इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। अर्थात सुरक्षा परिषद जो है वो सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, उसका वही पुराना रूप है। तो उसमें बदलाव आना चाहिए, ये भारत की मांग है।
अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में विकासशील देश ज्यादा सदस्य हैं। विकसित देश और अर्ध विकसित देशों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर दुनिया में विकासशील देश हैं। ठीक है, तो जो विकासशील देश हैं उनको जो है शामिल करना चाहिए। इस कारण से सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी ज्यादा सुनी जाती है। ठीक है, चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभाव भी विकासशील देशों पर ही सुरक्षा परिषद के या संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसलों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो लोग उसमें सदस्य नहीं है, तो वो अपनी बात नहीं उठा सकते और वो एक तरह से प्रभावित होते रहते हैं। क्या भारत को पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत पूछी जाती है। हाँ, क्योंकि भारत को पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग भारत में निवास करता है। अब देखिए, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ऊपर है और विश्व की जो जनसंख्या है वो 7 अरब के आसपास है। तो भारत में विश्व का 1/5 भाग आदमी रहता है। ठीक है, तो भारत की आबादी जो है दुनिया में सबसे अधिक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, क्योंकि जब आबादी ज्यादा है और पूरे देश में लोकतंत्र है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमियों जैसे शांति बहाल के प्रयासों में लंबे समय से ठोस भूमिका निभाई है और नियमित रूप से बजट में भी अपना योगदान दिया है। जो भी उसका हिस्सा है उसको नियम से वो भेजता रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जहां पर भी शांति सेना भेजी है वहां भारत ने अपनी सेना को भेजा है और वहां शांति स्थापित करवाई है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का, उसके नियमों का, उसके कानूनों का पालन नियम से भारत करता रहा है। भारत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है एक एक अच्छी अर्थव्यवस्था एक जो है कि बन करके उभर रहा है। दूसरा, भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व है, जो कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ाता है। ठीक है, भारत इस बात को जानता है कि यदि वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनेगा तो पूरी दुनिया में उसका प्रभाव बढ़ेगा और वो अपने प्रभाव को अच्छे कामों के लिए प्रयोग करेगा। ठीक है, जो कि वो अभी नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई स्थान नहीं है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, आजकल जब से शीत युद्ध समाप्त हुआ है 1990 के बाद, तब से आज तक एक ध्रुवीय विश्व चल रहा है, अर्थात अमेरिका की दादागिरी चल रही है हर क्षेत्र में। अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, अमेरिका सबसे ज्यादा धनी देश है। तो ऐसी स्थिति में जहां एक ध्रुवीय विश्व है वहां संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है, उसकी भूमिका क्या रहेगी, तो इस विषय पर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रिया में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बनी रही कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं कारगर ढंग से काम कर पाएगा। ठीक है, दूसरा, सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब तक सोवियत संघ था तब तक तो चलो दो ध्रुवीय विश्व था। ठीक है, उसकी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह किसी भी संगठन की अनदेखी कर सकता है, वो दादागिरी दिखा सकता है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, उसके पास सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, तो वो दादागिरी दिखा सकता है। ऐसा लोग मान के चलते हैं।
जब से शीत युद्ध समाप्त हुआ है, जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है, तब से पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है, सब अमेरिका के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब देखिए, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, यह चित्र क्या दिखाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल 1 जून 2018 तक कितनी बार किया है। ठीक है, वीटो पावर का मतलब है नकारात्मक वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो इसको कितने बार उन्होंने इस्तेमाल किया है। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ है 24 अक्टूबर 1945 से 1 जून 2018 तक, स्थायी देशों ने सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का इस्तेमाल कितने बार किया है। देखिए, चीन 11 बार किया है, जो सबसे कम है। फ्रांस 18 बार किया है। यूनाइटेड किंगडम 32 बार किया है। अमेरिका 84 बार किया है। सोवियत संघ और रूस ने 135 बार किया है। तो देखिए, सबसे ज्यादा सोवियत संघ और रूस ने किया है। अमेरिका ने भी किया है। तो ये जो है वीटो पावर का इस्तेमाल है। अब इसको आप देखिए, क्या दुनिया में 5 ही देश हैं? 193 तो सदस्य देश हैं। तो उन लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए, उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह की सबकी बातें हो रही हैं। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश अमेरिका है। उसकी बढ़ती ताकत बेजोड़ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मुख्य संस्थान अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित हैं। मुख्य संस्थान जैसे आम सभा न्यूयॉर्क में है, सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क में है, विश्व बैंक न्यूयॉर्क में है, IMF न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो जो जितने भी मुख्य संस्थान हैं वो सब अमेरिका में ही है। इसलिए भी उसका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत से अमेरिकी नागरिक इसके नौकरशाह हैं। और जो वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें ज्यादातर लोग अमेरिकी हैं। यदि उसे सुरक्षा परिषद का कोई प्रस्ताव अपने हितों के अनुकूल ना लगे, तो वो उसे वीटो से रोक सकता है। यह अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, यदि सुरक्षा परिषद कोई प्रस्ताव पारित करती है और वो अमेरिका को अपने हित में नहीं लगे, तो वो उसे वीटो से रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कार्यकारी महासचिव के चयन में अमेरिकी सहमति बहुत महत्व रखती है। ठीक है, जो महासचिव बनता है सुरक्षा परिषद का, जो एक मेन फेस होता है सुरक्षा परिषद का, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन फेस होता है महासचिव, उसकी जब नियुक्ति की जाती है तो उसमें अमेरिकी सहमति बहुत महत्व रखती है। यद्यपि अमेरिकी लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं। आलोचना इसलिए करते हैं कि उन्हें इसके खर्च का 22% हिस्सा अमेरिका अकेला देता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा खर्च अमेरिका इस पर करता है। तो इसलिए वहाँ की जो नागरिक हैं वो इसकी आलोचना भी करते हैं। अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके किसी खास रवैये की और उसकी नीति की आलोचना की जा सकती है। यद्यपि अमेरिकी लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, फिर भी वह यह समझते हैं कि इस संगठन के जरिए ही 193 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी अधिकांश विश्व के देश जो है इसके सदस्य हैं, और उनको एक मंच पे लाया जा सकता है और वहां उन्हें अपनी बात समझाई जा सकती है। यदि सबको अपने हित की बात लगती है, तो कम से कम एक मंच ऐसा तो है जहां दुनिया के सभी देश एकत्रित होकर के किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल हो जाएगी।
आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। ठीक है, आजकल दुनिया के सभी देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से ज्यादा लोग कैसे रहेंगे, यह कल्पना करना मुश्किल है। ठीक है, सभी देशों में युद्ध बचता रहेगा। अभी तो एक आध देश में होता है तो सभी लोग उसका विरोध करते रहते हैं और वो युद्ध जो है किसी न किसी स्तर पर रुक ही जाता है। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले समय में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। जो टेक्नोलॉजी का विकास है उससे अब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर होती चली जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे तो उनमें वाद विवाद भी होंगे और वाद विवाद होंगे तो ऐसे विवादों को संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए ही निपटाया जाएगा, क्योंकि विश्व बिरादरी के हितों को व्यापक धरातल पर ऐसे संगठन ही अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भले ही एक ध्रुवीय विश्व हो, भले ही अमेरिका की दादागिरी चलती हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत आवश्यक है। देखिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। यानी कोई भी देश अपने विकास के लिए, अपने यहाँ कोई भी योजना लाने के लिए यदि प्रयास करता है और उसको पैसों की जरूरत होती है तो IMF उसे पैसे उपलब्ध कराता है। 190 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। यहाँ पर वजन जो है सबकी राय का अलग अलग है। ठीक है, समूह 7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के पास 41.29% मत है। यानी देश तो ये केवल 7 है, लेकिन मत इनके पास 41.29% है। अन्य अग्रणी सदस्यों में चीन के पास 6.09% है, भारत के पास 2.64% है, रूस के पास 2.59% है, ब्राजील के पास 2.22% है और सऊदी अरब के पास 2.02% है। ठीक है, तो अकेले अमेरिका के पास 16.52% मताधिकार है। ये मताधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन कितना फाइनेंस कर रहा है। जैसे IMF लोगों को उनके विकास कार्यों के लिए धन देता है देशों को, तो उसके बाद वो धन आता कहाँ से है? तो ये धन ये देश जो है IMF में जमा कराते हैं और उसी आधार पर जितना धन उनका जमा है उसी आधार पर इनको मताधिकार मिलता है। अगला है विश्व बैंक। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं, अर्थात जो देश विकासशील हैं उनके विकास के लिए विश्व बैंक काम करता है। यह बैंक मानवीय विकास यानी मनुष्यों के विकास के लिए कार्य करता है, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सिंचाई और ग्रामीण सेवाओं में, पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदूषण में कमी करने का और नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, ठीक है, उसके लिए ये धन देता है। आधार यदि कोई देश अपना आधारभूत ढांचा तैयार करना चाहता है, जैसे सड़क है, शहरी विकास है, बिजली है, तो इनके लिए भी धन उपलब्ध कराता है। तथा सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास, इसके लिए भी विश्व बैंक पैसा देता है। जैसे भारत में मेट्रो बन रही है, तो भारत में मेट्रो की जब शुरुआत हुई थी
तो विश्व बैंक की मदद से ही हुई थी। विश्व बैंक ने धन दिया था, तब भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज्यादा गरीब देशों को यह अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते हैं। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। तो इस तरीके से ये पूरी दुनिया के देशों के लिए, जो सदस्य देश हैं, उनके विकास के लिए ये धन उपलब्ध कराती है। विकास के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? जैसे विश्व बैंक ज्यादातर मानवीय विकास पर फोकस करती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य है, कृषि और ग्रामीण विकास में सिंचाई और ग्रामीण सेवाएं हैं, पर्यावरण सुरक्षा में प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा तैयार करना, सड़कें, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास। तो इन सब कार्यों के लिए विश्व बैंक जो है धन उपलब्ध कराता है और सदस्य देश इसे लेते हैं। जो बहुत ज्यादा गरीब देश होते हैं उनको अनुदान भी दिया जाता है। अनुदान का मतलब है कि वो पैसा उन देशों को लौटाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का यदि पूरी तरीके से हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है बहुत बड़ी जरूरत है। विकासशील देशों को विकास की जरूरत है, जहाँ सुविधाएं नहीं है वहाँ सुविधाओं की जरूरत है। ठीक है, और जो देश झगड़ों में लगे हुए हैं वहाँ शांति स्थापना की जरूरत है। तो एक बहुआयामी आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र संघ की है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ निभा रहा है। लेकिन समय के हिसाब से इसमें बदलाव जरूर होने चाहिए, क्योंकि इसको ये 1945 में बना, 25 हो गए, तो 55 और 25 लगभग 80 साल इसको हो गए। तो 80 साल में इसमें काफी बदलाव हो जाने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए प्रयास सभी राष्ट्र एकजुट होकर के करें, तो ये संस्था विश्व कल्याण के लिए और भी ज्यादा सफल सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पाठ जो है पूरा होता है। और अब हम इसके प्रश्नोत्तर देंगे, क्वेश्चन आंसर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।